हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा और आप सबका प्यारा, जो कि यूपीएससी फेवरेट लोगों का जो जो प्रिपरेशन करते हैं उनका ये फेवरेट टॉपिक होता है हर साल दोस्तों। ठीक है, तो जिसका नाम है यूनियन बजट 2025 को समरी एंड एनालिसिस, जो कि मेरे द्वारा किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले इसके जो टारगेट ऑडियंस होंगे वो कौन होंगे, तो फोकस पूरा का पूरा क्या है, यूपीएससी जो भी अभ्यर्थी हैं, पीसीएस अभ्यर्थी जो भी हैं, बाकी आम लोग भी। ठीक है, मतलब हम और आप सभी लोगों को बजट के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, कि आखिर बजट है क्या, बजट में होता क्या क्या है, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं, बल्कि सिंपल एंड लेमन लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पर समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं और बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, आप यहाँ पर इनकी तस्वीर देख सकते हो। ठीक है, तो हर साल अभी तो हम लोग इनकी तस्वीर देखते ही हैं। तो बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि आखिर बजट होता क्या है दोस्तों। ठीक है, आखिर बजट होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बेसिक को कवर करेंगे। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं या जो भी लोग हैं जो बजट के बारे में नहीं जानते हैं, तो बजट एनालिसिस करने से पहले हम लोग बजट को डिस्कस करेंगे कि आखिर बजट होता क्या है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि बजट क्या होता है, तो आपका उत्तर यही होना चाहिए कि एक वित्त वर्ष में दोस्तों, एक वित्त वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का जो विवरण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। एक वर्ष में सरकार कितना व्यय कर रही है, मतलब कितना खर्च कर रही है, और सरकार को कितनी आमदनी हो रही है, वो सबका जो एक विवरण होता है, लेखा विवरण, उसी को हम लोग कहते हैं बजट कहते हैं दोस्तों, सिंपल भाषा में। अब इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं उल्लेख है कि नहीं है, ये भी देख लेते हैं। और इससे क्वेश्चन भी बना हुआ है प्रीलिम्स में भी, और अन्य सारे एग्जाम में भी क्वेश्चन बच जाता है दोस्तों। प्रीलिम्स में तो बना हुआ है दोस्तों। तो अनुच्छेद 112 यहाँ पर है, हमारा आर्टिकल क्या है, 112 है। और भाग 5 में क्या कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज यहाँ पर आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो बजट शब्द है दोस्तों, ये संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। बजट शब्द, जो बजट शब्द है, ये कहीं भी पूरे संविधान में नहीं लिखा गया है, जबकि उसकी जगह क्या लिखा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। अब बजट को तैयार कौन करता है, तो बजट को तैयार करने के लिए एक नोडल बॉडी होती है। ठीक है, जो कि बजट प्रभाग कहलाता है, और ये वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है। आर्थिक मामलों का विभाग होता है दोस्तों। ठीक है, और इसी के साथ साथ इसमें नीति आयोग और संबंधित जो मंत्रालय होते हैं उनसे एडवाइस, राय मशवरा भी लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब आया था। 1947 में प्रस्तुत किया गया था दोस्तों, और आज कौन सा चल रहा है, 2025 चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो भारत का, स्वतंत्र भारत का, अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो 1947 में प्रस्तुत किया गया था। अगर हम बात करें तो बजट के प्रमुख घटक कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे कि राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान हम इसमें देखते हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है, राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आ सकता है दोस्तों, गवर्नमेंट को प्रॉफिट कहाँ से हो सकता है, उसके बारे में इसमें देखा जाता है। और कितना सरकार खर्च करती उसका एक अनुमान लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये बजट के कुछ प्रमुख घटक हैं।
इसी के साथ-साथ बजट जो है ऐसा नहीं है कि बस आज यहाँ पर पार्लियामेंट में लाया गया और सीधे इसे प्रस्तुत कर दिया गया, ठीक है? बजट के चरण होते हैं दोस्तों, तो जो पहला चरण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं प्रस्तुति, जो कि आज 1 फरवरी को यहाँ पर किया गया, ठीक है? वो क्या किया गया है आज? उसे प्रस्तुत किया गया है दोस्तों, ठीक है? आम चर्चा, इसके बाद इस पे क्या किया गया? आम चर्चा यानी कि जो भी वहाँ पर डिस्कशन किया गया, ठीक है? बजट को लेकर के। इसके बाद क्या होता है? विभागीय समितियों द्वारा इसकी क्या होती है? जाँच की जाती है दोस्तों। इसके बाद अनुदान जो भी उसमें होते हैं, उसमें माँगों पर क्या होता है? वोटिंग होता है दोस्तों। विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, उसके बाद वित्त विधेयक पारित किया जाता है दोस्तों, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जैसे कि भारत का संविधान बजट के लिए अन्य कौन से प्रावधान करता है? राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आप लोग यहाँ पर देख लेना। मेरा यहाँ पर मेन मोटिव यहाँ पे क्या था कि आपको बजट समझाना, ठीक है? बजट की जो हम लोग 2025 का जो बजट आया हुआ है आज, उसे डिस्कस करने से पहले ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बजट था क्या दोस्तों? बजट है क्या? तो मैंने सारी चीज़ें बता दी कि बजट का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न दिया गया है, ठीक है? बजट शब्द का उल्लेख है कि नहीं है, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी। अब हम लोग चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे दोस्तों, ठीक है? उससे पहले यहाँ पर एक प्यारी-सी तस्वीर आप देख सकते हो, ठीक है? मैंने बजट को बहुत, जैसे आप पीआईबी पढ़ोगे ना तो आपको बोरिंग लगेगा वहाँ पे लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। मैंने इसे इंटरेस्टिंग वे में बनाने की कोशिश की है दोस्तों, ठीक है? ताकि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे, ठीक है? और आप सरलता से आप उसे सीख जाइए। मेरा मेन मोटिव यही है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारी वित्त मंत्री जी जो ये साड़ी पहने हुए हैं, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये जो इमेज है मैंने लगाई है। तो दुलारी देवी का गिफ्ट है दोस्तों, ये जो साड़ी पहनी हुई है ये गिफ्ट किया गया है किसके द्वारा? यहाँ पर दुलारी देवी जी के द्वारा, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है दुलारी देवी, इनके द्वारा गिफ्ट किया गया है दोस्तों, ठीक है? तो ये क्या है? ये एक मधुबनी आर्ट वाली दोस्तों क्या है? ये एक, जो आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा, मधुबनी पेंटिंग के बारे में दोस्तों आपने पढ़ा होगा, ठीक है? कि मधुबनी पेंटिंग दोस्तों, ठीक है? तो मधुबनी आर्ट वाली साड़ी में दिखी मतलब यहाँ पर वित्त मंत्री। तो ये अब आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है कि मधुबनी आर्ट की क्या-क्या विशेषताएँ हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, तो इसे आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना एक बार, ठीक है? मधुबनी पेंटिंग के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, ये मैंने इमेजेस जो लिया है, ये मैंने हिंदुस्तान से लिया है, इसका मैं क्रेडिट दे रहा हूँ। मुझे अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पर ले लिया। लेकिन ये बनाया मैंने अपने हिसाब से है यहाँ पर, ताकि आपको अच्छा लगे, ठीक है? तो यहाँ पर वित्त मंत्री जी ने अपने संबोधन में उन्होंने क्या कहा? तो सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करेगी। डे केयर सेंटर 2025-26 में ऐसे 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो सभी जिला, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जो भी जितने भी हॉस्पिटल्स होंगे, उसमें डे केयर सेंटर एक स्थापित किया जाएगा, ठीक है? अब इस बजट के बारे में यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या कहा? तो इस बजट में उन्होंने कहा कि इस बजट में न्यू एज इकोनॉमी, न्यू एज दोस्तों शब्दों को ध्यान दीजिएगा। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, न्यू एज इकोनॉमी किसे कहेंगे? अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पर मोदी जी कह रहे हैं कि न्यू एज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए गिग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। पहली बार गिग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और फिर उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने इस बजट के बारे में ऐसा कहा दोस्तों मोदी जी ने, ठीक है? तो चलते हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा है, ठीक है? बट बहुत सारे लोगों, वो लोग क्या कह रहे हैं, वो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कुछ इम्पोर्टेंट खास बातें जान लेते हैं, हाइलाइट्स जान लेते हैं बजट की आज की, कि वित्त मंत्री जी ने यहाँ पर कौन-कौन सी चीजें यहाँ पर हाइलाइट्स की हैं। तो
पहला इसमें किया गया कि भारत के पारंपरिक सूती उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब कि जो भी भारत की पारंपरिक सूती वस्त्र जो उद्योग जैसे हम लोग क्या पहनते हैं, धोती, कुर्ता, सदरी, ठीक है। राजस्थान में अलग वेशभूषा है, यहाँ पर उत्तर भारत में अलग वेशभूषा है, ठीक है। तो उन सारे कल्चर्स को, उन सारे जो पारंपरिक जो हमारे ड्रेसेस हैं, उनको यहाँ पर बढ़ावा देना दोस्तों, ठीक है। अभी आप देखते भी होंगे कि दिल्ली में हो गया, ठीक है, लखनऊ में हो गया, क्या लगते हैं हस्तशिल्प, यहाँ पर क्या लगता है प्रदर्शनी लगती है वहां पे, ठीक है। तो वो इसी का पार्ट होती है, ठीक है, क्योंकि हम उसे सूती उद्योग को और बढ़ावा देने के लिए ऐसा हम लोग वहां पर करते हैं, ठीक है। लेकिन 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 मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसे मैं काउंटर करना चाहूँ, ठीक है। आप अच्छी बात है, आप अच्छी बात है, सूती वस्त्र उद्योग को आप लोग अच्छे से यहाँ पर आप मोटिवेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन यही सूती वस्त्र उद्योग जो है, जब हम कोई सूती वस्त्र उद्योग लेने जाते हैं ना, तो उसकी प्राइस बहुत हाई हो जाती है। लगभग 800 से भी ऊपर प्राइस, 1500 हो जाती है, ठीक है, 1800 प्राइस हो जाती है। तो ये थोड़ा सा, ठीक है, मैं ये गवर्नमेंट से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप इसे प्रमोट करना चाहते हो, तो थोड़ा सा जो रेट है ना, वो थोड़ा सा आप रिजनेबल रखिए, ठीक है। जब हम जाते हैं ना, तो फिर हमको लगता है, जब हमको आठ जब इंसान के मन में आता है, ठीक है, कि जब हमको 800 खर्च करना है, तो फिर वो सोचता है कि मैं ब्रांड की तरफ जाऊं, ठीक है। उसके दिमाग में बना हुआ है कि मैं ब्रांड की तरफ जाऊंगा। तो अगर आप इसे एक ब्रांड बना रहे हो ना, तो आप पहले क्या करें ना, कि थोड़ा सा इसका जो रेट है वो रिजनेबल रखें, ताकि लोग इसके तरफ और आकर्षित हों, ठीक है। अभी आप देखते होंगे कि जो हैंडलूम जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो काफी महंगे होते हैं। मैंने दिल्ली में देखा है, ठीक है, लखनऊ में भी मैंने देखा है कि एक एक जो उनकी मूर्ति होती है, स्कल्पचर्स होते हैं, या भी कुछ हाथ से बनी हुई चीज होती है ना, बहुत महंगी होती है, ठीक है। 1500, 2000, 2500 ऐसे होती है, ठीक है। कहीं कहीं तो 3000, 4000 भी होती है। तो थोड़ा सा रिजनेबल रखिए, ताकि लोग उसको लेने में सक्षम हो सकें दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है इसमें, कपास उत्पादन के लिए 5 5 साल सरकार का फोकस रहेगा उस पे, ठीक है, कपास उत्पादन के लिए। इसी के साथ साथ नेक्स्ट कहा गया है कि पीएम धान्य धान्य योजना लाएंगे। अब ये स्कीम क्या है, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि पीएम धन धान्य योजना इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो इसे आप लोग स्टार कर लीजिएगा, ठीक है। पीएम धन धान्य योजना क्या है, ठीक है। इसके लिए 100 जिलों को मिलेगा फायदा, कहा गया है। कपास के प्रोडक्शन और मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है अब 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है। तो जो आपका केसीसी का जो कार्ड बनता था, उसकी पहले जो लिमिट थी वो 3 लाख तक थी दोस्तों, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है, ठीक है। और दोस्तों, सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये मैं आपको सिंपल इंटरेस्टिंग इमेजेस लगा करके और लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक आम बच्चा भी हो, वो भी समझ सके कि हाँ बजट होता क्या है, ठीक है। अब इसी में एक और चीज कहा गया है कि अगले हफ्ते यानी कि नेक्स्ट वीक जो है, वो एक नया आयकर बिल लाया जाएगा। ये आगे क्या है इसे हम लोग देखेंगे। तो नया आयकर एक बिल लाया जाएगा, ठीक है। तो वो जब आएगा तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, और कुछ खास बातें। तो इस बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी समेत 10 सेक्टरों को विशेष तौर पर ध्यान में रखा गया है, ठीक है। तो क्या क्या है उसमें, ये भी देख लेते हैं। तो कृषि के विकास और उत्पादकता को गति प्रदान करना, ठीक है। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण दोस्तों, समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर चलना, वही चीज सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट दोस्तों, ठीक है। समावेशी विकास हमें करना है। ये नहीं कि कोई एक तबका को हमने बहुत अमीर कर दिया और एक कोई तबका है वो बहुत नीचे चला गया, ऐसा नहीं करना है। सबको साथ में लेकर चलना है। अब मैं यहाँ पर भी काउंटर करूंगा दोस्तों, मेरा काम केवल बस आपको लाइन टू लाइन पढ़ाना नहीं है, ठीक है। उसको साथ साथ में उसका क्या करना है,
उसका काउंटर भी करना है। ये नहीं कि हाँ सरकार सारी चीजें अच्छी ही कहेंगी, ठीक है, उसे काउंटर करना भी हमारा फर्ज बनता है। तो देखिए, समावेशी प्रगति क्या, यहाँ पे आप अभी देखे होंगे कि महाकुंभ में क्या अभी जो लोगों को चल रहा है कि हाँ कौन सा कल्चर की आप बात कर रहे हो ना, ठीक है। तो एक होता है कि वीआईपी कल्चर दोस्तों, ठीक है, एक होता है हमारा वीआईपी कल्चर दोस्तों, ठीक है। तो जो वीआईपी कल्चर है, इसे जब तक ये रहेगा तब तक आप सोचिए कि समावेशी विकास कैसे हो सकता है किसी भी व्यक्ति का, ठीक है। एक तरफ आप मंदिरों में वीआईपी दर्शन करा रहे हो, एक तरफ आम जनता जो सैकड़ों हजारों लाखों की लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, धक्का मुक्की खा रहे हैं, ठीक है। तो एक तरफ वीआईपी आराम से जा रहा है, अपना पूजा पाठ कर रहा है, तो ये कैसा समावेशी विकास हुआ, ये कैसा लोगों का इंक्लूसिव डेवलपमेंट हुआ दोस्तों। इसे तो समावेशी विकास हम नहीं कहेंगे। समावेशी विकास हम तब कहेंगे जब आप और हम या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको समान रूप से ट्रीट किया जाएगा, तब हमें वास्तविक रूप से क्या होगा, हमारा समावेशी विकास होगा दोस्तों, ठीक है। लिख देने से केवल समावेशी विकास नहीं हो जाता है, लिख देने से केवल समावेशी विकास नहीं हो जाता है, ठीक है। अगर आप दोस्तों, अगर आप डेली के अगर आप डेली के पब्लिक मतलब गवर्नमेंट स्कूल में, अगर आप डेली के गवर्नमेंट स्कूल को अच्छा बना रहे हो, यानी कि वहाँ का आप जाओ देखोगे, वहाँ पे बाकायदा सीट लगी हुई है, बाकायदा वहाँ पे सब कुछ क्या है, एक अरेंजमेंट मतलब जो है वो एक व्यवस्थित तरीके से चीजें हैं। लेकिन वहीं अगर आप अपने गाँव के प्राइमरी स्कूल को देखेंगे, यानी कि विलेज के जो हमारे स्कूल होते हैं, वो कैसे होते हैं, आज भी बच्चे सड़कों पर खाना खाते हैं बैठ के, इधर उधर बैठ के खाना खाते हैं, ठीक है। आज भी बच्चे मतलब उनके लिए बेंचेस की व्यवस्था नहीं की गई है, ठीक है, आज भी वो नीचे ही बैठ के वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब तक ये सारी चीज एक नहीं होगी ना, हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हमारा समावेशी विकास नहीं हो पाएगा, ठीक। क्योंकि एक शहर वाला भी आपको वोट दे रहा है और एक गांव वाला भी आपको वोट दे रहा है, ठीक। तो ऑटो में जब जब कोई वो नहीं है भेदभाव, तो फिर हमें सर्विस देने में क्यों क्यों भेदभाव हो रही है, ठीक है। ये आपको भी सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो ऐसे ऐसे काउंटर में आपको करता हुआ चलूंगा, ये आपको भी सीखना पड़ेगा। भारत में विनिर्माण बढ़ाना और मेक इन इंडिया को और आगे ले जाना, ठीक। मेक इन इंडिया, नाम तो अच्छा है मेक इन इंडिया, पर रोजगार तब भी नहीं मिल रहे हैं लोगों को, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर एमएसएमई जो सेक्टर है उसको यहाँ पर सहायता देना, रोजगार के द्वारा विकास को समर्थ बनाना। बट रोजगार है कहाँ, बात यही तो है ना, कि आखिर ये रोजगार है कहाँ। फॉर्म पे फॉर्म भरते जा रहे हैं, डेट पे डेट आती जा रही है, पेपर कैंसिल पे कैंसिल होते जा रहे हैं, लीक होते पे होते जा रहे हैं, बट यहाँ पर रोजगार है कहाँ, आप बताइए ना। लिखने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक। चलते हैं, जनता, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करना, ठीक है। इसके साथ साथ ऊर्जा की जो आपूर्ति है उसे यहाँ पर सुनिश्चित करना, निर्यात को बढ़ावा देना, अच्छी बात है, नवाचार को पोषित करना, ठीक, अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं है कि बजट में केवल, मैं ये काउंटर इसलिए कर रहा हूँ, अच्छी है ये सारी चीजें, जितने पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं वो सारे पॉइंट अच्छे हैं, बट उसे लागू करने के लिए ना और अच्छे से मतलब एक्टिव होना पड़ेगा। अब बात करते हैं कुछ और बातें। तो इनकम टैक्स बिल जो है वो अगले हफ्ते पेश किया जाएगा, मैंने आपको बता दिया। 20,000 करोड़ का परमाणु ऊर्जा मिशन यहाँ पर शुरू किया जाएगा। 20,000 करोड़ की लागत से परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि जो ऊर्जा की आपूर्ति है उसे सुनिश्चित किया जा सके सारायण मैम। इसी के साथ साथ पटना एयरपोर्ट के विस्तार का ऐलान किया गया है, ठीक। 52 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। मेडिकल टूरिज्म क्या है दोस्तों, ठीक है, मेडिकल टूरिज्म है क्या, आप बताइए ना, कि मेडिकल टूरिज्म आप किसे कहते हैं। मेडिकल टूरिज्म आप उसे कहोगे कि मतलब कि यहाँ पे हाई से हाई
जो मेडिकल फैसिलिटी हो गया, जैसे कि कैंसर की हो गई बीमारी, जो होते हैं जो किडनी या फिर बहुत जो असाध्य ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े, आप देखिए कि आप कैंसर के इलाज के लिए आप कहाँ पे जाते हो, अमेरिका जाते हो, फिर बहुत बड़े बड़े कंट्री में जाते हो। तो ऐसा नहीं है, उसको यहाँ पर इंडिया में ही उसे ऐसा टूरिज्म विकसित किया जाएगा ताकि लोग अपना यहाँ पे इलाज कराने आए दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ साथ महात्मा बुद्ध से जुड़े स्थलों का होगा विकास, शुरू होगा राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन दोस्तों। ठीक है, शुरू होगा राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। ठीक है, मैंने एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक, आगे इसी में आगे क्या कहा गया है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है। अभी ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है क्या, इसे भी हम लोग आगे देखेंगे। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया जाएगा। जल जीवन मिशन का मतलब क्या है, मतलब हर घर जल योजना, हर घर जल। ठीक है, ये जो हर घर जल, ये जो स्कीम है वो इसी की है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत ही शुरू की गई है। ठीक है, जो हर घर जल योजना है, तो अब इसे 2028 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक, पीएम रिसर्च फेलोशिप के लिए 10,000 का फेलोशिप यहाँ पर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर मेडिकल कॉलेजों में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। ठीक है, बट रोजगार कितना बढ़ेगा ये इंपॉर्टेंट रखता है। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि रोजगार हमारा बढ़ सके। स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और लैब स्थापित किए जाएंगे। बट क्या आपके गांव में या फिर आपके इलाकों में अभी तक ये पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, आप जरूर कमेंट करके बताना। भारत को दुनिया भर में खिलौनों का हब बनाया जाएगा। अच्छी बात है, जो हमारे चाइनीज जो खिलौने होते हैं उस पर हमारी निर्भरता नहीं रहेगी। ठीक है, बिहार के लोगों की आय बढ़ाने के लिए एक मखाना बोर्ड भी स्थापित किया जाएगा। मखाना बोर्ड दोस्तों, ताकि बिहार के जो लोगों की जो आय है वो बढ़ सके दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ साथ मैंने ये जो पॉइंट है वो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बता दिया था, ये जो स्लाइड है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। अब कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज जान लेते हैं जो जो कि सबको इंतजार रहता है, बच्चों से लेकर के बूढ़ों, जो वरिष्ठ हमारे होते हैं, बूढ़े तो नहीं कहेंगे, सॉरी। ठीक है, वरिष्ठ जो नागरिक होते हैं, ठीक है, सबको इंतजार होता है। वो पेपर में बस यही देखते हैं कि क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ। तो जो सस्ता हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो 6 जीवन रक्षक दवाएं हैं, ठीक है, जीवन रक्षक जो दवाएं हैं उसे यहाँ पर सस्ता किया गया है। एलईडी एलसीडी टीवी को सस्ता किया गया है। इलेक्ट्रिक कार को सस्ता किया गया है। मोबाइल फोन जाइए लीजिए, सस्ता होगा। मोबाइल बैटरी और कई प्रकार की आवश्यक जो दवाइयां हैं उन्हें भी यहाँ पर सस्ती की गई है। और ये जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, इसमें कैंसर से भी की कुछ दवाएं हैं। ठीक है, तो भी इसमें इंक्लूड है। लेदर जैकेट जो है, कैंसर की 36 दवाएं जो कि मैंने अभी आपको बताया। कपड़े का सामान, जूते, बेल्ट, पर्स, ये सब क्या है, ये सब सस्ते किए गए हैं दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारा एफडीआई है दोस्तों, एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, भारतीय विदेशी निवेश होता है दोस्तों। तो बीमा क्षेत्र के लिए, ठीक है, बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई की जो सीमा थी पहले पहले 74% थी, जिसे बढ़ा करके अब 100% कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, मतलब कि अभी तक क्या होता था बीमा के क्षेत्र में, अभी तक क्या होता था कि बीमा के क्षेत्र में कितने परसेंट, यानी कि जो विदेशी कंपनियां थी वो इसमें कितने परसेंट तक निवेश कर सकती थी, तो वो 74% तक वो निवेश कर सकती थी। लेकिन अब इस बजट के आने के बाद अब ये इसमें पूरा का पूरा अपना 100% अपना यहाँ पर क्या करेंगी, योगदान देंगी। और यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए होगी जो पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करती है। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही है ना। एफडीआई क्या होता है कि जो विदेशी कंपनियां होती हैं वो भारत में आती हैं, तो और जो वो निवेश करती हैं किसी भी कंपनी में या किसी भी
किसी भी चीज में वो अपना जब निवेश करती हैं तो वो हमारा एफडीआई कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल एंड लेमन लैंग्वेज में आपको समझना है दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, कुछ सही चीजें। तो 12, हाँ, जो अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 12 लाख की आय तक कोई टैक्स नहीं है, तो खुशी हो जाइए। ठीक है, अगर है तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, एक एक अनाउंसमेंट और की गई है। जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि 25,000 करोड़ का मैरी टाइम डेवलपमेंट फंड यहाँ पर बनाया जाएगा। फॉर द किसके लिए, जो कि रेड सी क्राइसिस, एमिट रेड सी क्राइसिस दोस्तों। जो हमारा रेड सी में जो क्राइसिस अभी चल रहा है यहाँ पे, उसे उससे यहाँ पर लड़ने के लिए, उसको टैकल करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का एक मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ताकि जो मैरीटाइम से संबंधित, मतलब कि जो जलीय जो यहाँ पर आवागमन, जो संचार है, जो परिवहन है, जो उसको यहाँ पर अच्छे से टैकल किया जा सके मैरीटाइम के क्षेत्र में, उसके लिए यहाँ पर इस फंड को बनाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज की गई है कि 1 लाख करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड की स्थापना की जाएगी। अब ये है क्या दोस्तों, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि अर्बन चैलेंज फंड क्या है, जो कि 1 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो सरकार जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड की स्थापना करेगी, जिसमें शहरों को ग्रोथ करने, ग्रोथ हब बनाया जाएगा। इसके द्वारा क्या किया जाएगा, शहरों को एक प्रकार से ग्रोथ हब बनाया जाएगा। मतलब वहां पर आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, बड़ी बड़ी जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं वो होंगी। ठीक है, तो एक प्रकार से हब बनाया जाएगा। जैसे कि यूपीएससी का हब कहाँ पर है, मुखर्जी नगर में है दोस्तों। मैं इसी के साथ मैं आपको एक और यहाँ पर बता दूं, मेरी पहली बुक आ चुकी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर जो मेरी जो पहली बुक है वो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, जिसका मैंने अनाउंसमेंट भी किया है, आपने इंस्टा पर भी देख सकते हो, इंस्टा पर जाकर, जिसका नाम है क्या, आईएएस एक संघर्ष गाथा। आईएएस एक संघर्ष गाथा दोस्तों। ठीक है, आईएएस एक संघर्ष गाथा। ठीक है, तो ये जो है, ये मेरी पहली बुक है, वो आ चुकी है। इसमें आपको घर से लेकर के दिल्ली के मुखर्जी नगर तक का एक बहुत ही शानदार तरीके से वर्णन किया गया है। तो ये फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर बहुत मतलब उपलब्ध है, और बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। ठीक है, ऑफर चल रहा है, 138 में आपको मिल जाएगी। हाँ, ये है कि डिलीवरी चार्ज हो सकता है आपको देना पड़े, तो उतना तो आप खा पी जाते हो। तो ये बुक अगर आपको जानना है कि क्या क्या होता है दिल्ली में, तो ये बुक ये मेरे द्वारा लिखी गई है, इसे आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो 1 लाख करोड़ का जो ये अर्बन चैलेंज फंड बनाया गया है, इसमें और क्या किया जाएगा, इसमें शहरों को एक क्रिएटिव रीडेवलपमेंट होगा दोस्तों। मतलब उसे और क्रिएटिविटी इसमें किया जाएगा। ठीक है, वाटर एंड सैनिटेशन के लिए भी होगा इस फंड का इस्तेमाल। आगे बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन स्टेट सेटअप करेगी। तो एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन सेटअप किया जाएगा, ताकि मेक इन इंडिया को यहाँ पर बढ़ाया जा सके। ठीक, अब ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है दोस्तों कि मेक इन इंडिया जो स्कीम है दोस्तों, ठीक है, मेक इन इंडिया जो स्कीम है, ये किस सन में शुरू किया गया था, 2014 में, 2015 में, या 2016 में, कब शुरू किया गया था, ये आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड्स तो मैंने आपको बता दी कि किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है दोस्तों। बिहार में बनेगा एक मखाना बोर्ड, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये ठीक है, हाँ, अब कुछ टैक्सेस की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कर और कितने जो इनकम है वहाँ आपको मतलब कितने लाख तक आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपकी जो इनकम है 0 से 4 लाख तक दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोई टैक्स नहीं है। 4 से 8 लाख यहाँ पर क्या है, 5% है दोस्तों। 8 से 12 लाख तक यहाँ पर जो नई कर व्यवस्था है,
तो वो वहाँ पर 10%, यहाँ पर 12 से अगर 16 लाख तक की आपकी इनकम है तो यहाँ पर 15% की इनकम है, मतलब 15% तक का टैक्स देना पड़ेगा आपको। और अगर 24 प्लस है दोस्तों तो आपको यहाँ पर 30% का टैक्स यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ये नई कर व्यवस्था है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा का पूरा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि कितने जो जितने भी हमारे फील्ड हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो हमारा, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो हमारा, चाहे फिर वो सोशल वेलफेयर का सेक्टर हो हमारा, ठीक है। वो सारे कितना कितना पैसा अलॉट किया गया है इस बजट में दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो डिफेंस के लिए कितना किया गया है, यहाँ पर 4,91,732 करोड़ रुपए जो है वो डिफेंस के लिए यहाँ पर दिया गया है, जो कि सबसे ज्यादा है दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछे कि बजट में सबसे ज्यादा जो पैसा किससे मिला है तो आपका आंसर होना चाहिए कि वो डिफेंस सेक्टर को मिला है दोस्तों, ठीक है। यानी कि रक्षा क्षेत्र को यहाँ पर दिया गया है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं इसके बाद एजुकेशन, जो हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एजुकेशन को कितना दिया गया है तो यहाँ पर 1,28,650 करोड़ रुपए से अलॉट किए गए हैं। हेल्थ सेक्टर को यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर 98,311 करोड़ रुपए, ठीक है। इसी के साथ साथ एनर्जी को 81,174 करोड़ रुपए दिया गया है, ठीक है। सोशल वेलफेयर को 60,052 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख सकते हो। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो उसे कितना दिया गया है, 1,71,437 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो सबसे ज्यादा किसे दिया गया है तो डिफेंस सेक्टर को दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका ये हो जाता है कि कभी कभी आपको सीक्वेंस वाइज पूछने पूछने को भी किसी किसी एग्जाम में आ जाता है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर कुछ टॉपिक है वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि पैसा जो भारत में, यानी जो हमारी सरकार के पास पैसा आ कहाँ से रहा है, ठीक है, और भारत से पैसा जा कहाँ रहा है, ठीक है। दोनों ये जो आप देख रहे हो ये है कि ये जो है ये पैसा इंडिया में आ कहाँ से रहा है, कितना कितना आ रहा है वो चीजें हैं। साथ ही साथ जो पैसा है वो जा कहाँ रहा है इंडिया से, कितने कितने मतलब कहाँ कहाँ पे जा रहा है उसका ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। तो अगर हम बात करें तो 22% तो यहाँ पर जो है जो पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, हमारे हमारे गवर्नमेंट के पास जो 22 पर मतलब जो पैसा आता है 22% वो इनकम टैक्स से आता है, जो आप और हम देते हैं गवर्नमेंट को। इसके बाद और कौन जो सबसे ज्यादा जो पैसा आता है वो अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, वो बोरोइंग एंड अदर जो लाइबिलिटीज हैं उनसे आता है 24%। उसके बाद इनकम टैक्स से आता है 22%। जीएसटी से कितना आता है 18% दोस्तों, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस, ठीक है। इसके बाद कारपोरेशन टैक्स से 17%, नॉन टैक्स रिसिप्ट से 9% आता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कस्टम ड्यूटी से तो 4% है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी 5%, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। अब बात कर लेते हैं कि पैसा जो है वो मतलब जो जो पैसा है वो कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा जा रहा है दोस्तों। तो अगर हम बात करेंगे तो स्टेट शेयर्स टू टैक्स एंड ड्यूटीज, ये मतलब जो राज्य होते हैं वो जो शेष का जो बंटवारा होता है उसमें जो सबसे ज्यादा पैसा जाता है गवर्नमेंट का 22% जाता है दोस्तों। इसके बाद इंटरेस्ट जो पेमेंट मानी जो आप जो पैसा जमा करते हो, ठीक है, उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसमें 20% जो है वो गवर्नमेंट का पैसा यहाँ से निकलता है, ठीक है। इसी के साथ साथ सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम है उसमें 16%, डिफेंस में 8% है। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है उसमें 8% है। मेजर सब्सिडीज में 6% जाता है, पेंशन में 4% जाता है, ठीक है। तो ये अदर एक्सपेंडिचर की अगर हम बात कर लें तो जो अदर एक्सपेंडिचर हो जाएगा उसमें 8% होता है। तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है और पैसा मतलब जा कहाँ से, मतलब कितना कितना जा रहा है गवर्नमेंट का, मतलब भारत के अंदर दोस्तों, ठीक है। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीजें, ठीक। अब कुछ और इम्पोर्टेंट मैंने पीआईबी से लिया है
ठीक है, मुझे लगा कि ये लेना चाहिए, ठीक है। तो मेरा मेरा हमेशा से जो एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस होता है ना कि क्या-क्या बजट पे किया गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बजट को और पैसा दिया जाना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टिंग इन पब्लिक एजुकेशन एंड हेल्थ की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर 50,000 दोस्तों क्या किया जाएगा, अटल जो टिंकरिंग लैब है, ठीक है, यहाँ पर उसे यहाँ पर सेटअप किया जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर यानी कि अगले 5 सालों में जो ये अटल टिंकरिंग जो लैब है उसे स्थापित किया जाएगा ताकि क्या हो सके, ताकि क्या हो सके यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके अंदर इनोवेशन आ सके, ठीक है, साइंटिफिक चीजें वो सोच सके, एक उनको साइंटिफिक यहाँ पर टेम्पर उनको उनके अंदर डेवलपमेंट हो, ठीक है, उनके यंग माइंड में। इसके लिए क्या किया जाएगा, अटल टिंकरिंग लैब यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि हर स्कूलों में स्थापित किया जाएगा। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, स्टोर बना लीजिएगा। तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम जो है वो टू बी इम्प्लीमेंटेड टू प्रोवाइडेड डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। तो ये जो स्कीम होगी इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा फॉर द डिजिटल फॉर्म में यानी कि आपके लैपटॉप में या टैब में आप इसे इंडियन लैंग्वेज की एक प्रकार से बुक्स होंगी, ठीक है, जो कि आपके स्कूलों में और हायर एजुकेशन में भी ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये तो डे केयर का आंसर मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, पहले ही। इसी के साथ साथ ये भी शायद सेम ही लग गया है, ठीक है, तो ये सेम लग गया है, देख लीजिएगा। हाँ, अब जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो मैंने स्कीम बताया था ना कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये क्या है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले तो यह योजना निम्न उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम क्रेडिट मानकों वाले 100 जिलों को कवर करेगी। ये जो स्कीम है जहां पर फसल सघनता, जहां पर उत्पादकता और मध्यम उत्पादकता है, मध्यम फसल सघनता है, ठीक है, वहां पर ऐसे 100 जिलों को चिन्हित किया जाएगा और वहां पर ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना इंप्लीमेंट की जाएगी। जिससे होगा क्या दोस्तों, इससे ये होगा कि कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा, फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाया जाएगा, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के पश्चात भंडारण में वृद्धि होगी, सिंचाई की सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा, इसके माध्यम से ऋण उपलब्धता को बेहतर बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इंपॉर्टेंट है, 2025-26 के बजट में अनाउंस किया गया है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर है दोस्तों कुछ ड्रग्स के बारे में है। तो इम्पोर्टिंग ड्रग्स एंड मेडिसिन बिकम्स चीपर दोस्तों। तो मतलब यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं, ठीक है, जो मेडिसिन हैं उन्हें यहाँ पर इंपोर्ट किया जाएगा, ठीक है, लेकिन सस्ते दामों पे दोस्तों, ठीक है। ये नहीं कि बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ आप लोगों के लिए यहाँ पर हो सके, क्योंकि दवाइयाँ जो है वो सस्ती रहेंगी तभी लोग उसे परचेज भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वही चीज इसमें यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो 36 ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड मेडिसिन। सॉरी गाइस, एक सेकेंड, या एक सेकेंड, ठीक है। तो 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिन टू बी एडेड टू द लिस्ट ऑफ मेडिसिन फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी। मतलब जो 36 लाइफ सेविंग जो ड्रग्स है जिसे इंपोर्ट किया जाएगा अदर कंट्री से, उस पे जो यहाँ पर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता है उसे बिल्कुल हटा दिया जाएगा। और जब ये बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दिया जाएगा तो दवाइयाँ हमारे लिए सस्ती हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो 6 लाइफ सेविंग जो मेडिसिन है उसे ऐड किया गया है, ठीक है, अट्रैक्टिंग यहाँ पर कंसेशनल जो कस्टम ड्यूटी है ऑफ 5% दोस्तों, ठीक। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
अब आगे और बात कर लेते हैं कि आगे क्या है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक और ये लेसन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है, ये जो मिशन है, ये कौन सा है? ये राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन है दोस्तों, जिसे क्या कहा गया है? एनजीएम आप कह सकते हो, नेशनल जियो स्पेटियल मिशन दोस्तों, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन। अब इस मिशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको अगर बता दूं, ठीक है, तो ये जो मिशन है ये बुनियादी भू स्थानिक मिशन जो, और जो स्थानिक जो मिशन है वो अवसंरचना और डाटा विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन शुरू किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, मतलब कि जो भी डाटा होंगे, जो भी डाटा होंगे, ठीक है, उसे यहाँ पर किया जाए, क्या किया जाएगा, यहाँ पर उसे एक तरह से विकसित करने के लिए ये मिशन जो है वो शुरू किया गया है। ठीक है, पीएम गति शक्ति का उपयोग करते हुए यह मिशन भू अभिलेखों के आधुनिकीकरण, शहरी योजना और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के डिजाइन में सुविधा प्रदान करेगी। मतलब ये आप बेसिकली ये समझ सकते हो कि ये किसके अंतर्गत आएगा, तो पीएम गति शक्ति जो हमारी स्कीम है उसके अंतर्गत ये काम करेगा, जिससे कि जो हमारे अभिलेख हो गए, भू अभिलेख, मतलब जो पृथ्वी के अंदर जो भी जो भू अभिलेख हैं, ठीक है, उसके आधुनिकीकरण, मतलब उसे कैसे अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया जा सके, उसे मॉडर्नाइजेशन कैसे बनाया जा सके, और शहरी योजना और परियोजनाओं को यहाँ पर डिजाइन करने में ये हमारी हेल्प करेगी दोस्तों। ठीक है, तो राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन, भू का मतलब पृथ्वी से है दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देखना। और क्या बताया मैंने? ज्ञान भारतम मिशन तो मैंने आपको भी पीछे बता ही दिया ना कि यहाँ कैसे क्या है ज्ञान भारतम मिशन। नहीं, शायद शायद नहीं बताया, एक सेकेंड देख लेते हैं। ज्ञान भारतम कहाँ पे? नहीं नहीं, नहीं हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेंगे अगर नहीं हुआ है तो। चलिए, तो ज्ञान भारतम मिशन, जो मिशन है उससे यहाँ पर इसकी बात की गई है बजट में, तो जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फॉर दिस सर्वे, फॉर दोस्तों ज्ञान भारतम मिशन, मिशन फॉर सर्वे एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर मैन्युस्क्रिप्ट, जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट है दोस्तों, एंड हेरिटेज विद एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड म्यूजियम, लाइब्रेरी एंड प्राइवेट कलेक्टर्स दोस्तों। ठीक है, तो ये एक सर्वे किया जाएगा, किसका सर्वे किया जाएगा, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा एंड कंजर्वेशन किया जाएगा, मतलब उसकी सुरक्षा की जाएगी, उसे संरक्षित किया जाएगा। किसे? हमारे जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं, हमारे जो हेरिटेज साइट्स हैं, हमारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, नालंदा जैसी चीजें, ठीक है, हमारे जो म्यूजियम्स हैं, लाइब्रेरी है, उन्हें एक प्रकार से उनका सर्वे करके, उनका एक डॉक्यूमेंटेशन बना करके उन्हें कंजर्वेशन किया जाएगा, मतलब उन्हें संरक्षित किया जाएगा दोस्तों, टू कवर मोर देन 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ साथ नेशनल डिजिटल, जो हमारा जो नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम टू बी सेटअप फॉर नॉलेज शेयरिंग दोस्तों। ठीक है, तो ज्ञान भारतम मिशन जो है ये इंपॉर्टेंट रखना, किसके लिए शुरू किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और टॉपिक है कि यूरिया प्लांट टू बी सेट यूपी इन असम दोस्तों। तो यहाँ पर असम में सेटअप दोस्तों, सेट यूपी नहीं है, सॉरी गाइस, सेटअप है दोस्तों। ठीक है, सेटअप यहाँ पे लिखा हुआ था तो सेट यूपी निकल गया। तो यूरिया प्लांट टू बी सेटअप इन असम, तो यहाँ पर एक यूरिया प्लांट असम में यहाँ पर सेटअप किया जाएगा, यूरिया प्लांट दोस्तों। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सर एंड मैम। तो ये शायद तो मैंने चीजें आपको बता दी है कि कैसे क्या है। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया है। ठीक, हाँ, और मैंने बताया कि रुपया आता कहाँ से और रुपया जाता कहाँ से, तो यहाँ पर हिंदी में भी मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हो कि हाँ कहाँ कहाँ से मैंने बताया था, वही सही चीजें यहाँ पर भी दी गई है सर एंड मैम। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख आंकड़े हैं कि कुल व्यय कितना है, ठीक है, 2023-24 में कितना था,
और 2025-26 में कितना है। राजस्व घाटा कितना है ये आप देख सकते हो, राजकोषीय घाटा कितना है ये आप देख सकते हो। तो ये मैंने आंकड़े आपके लिए लगा दिए हैं, ठीक है, कि आपको कहीं और भागना ना पड़े, आप यहाँ से इन आंकड़ों को एक बार देख लेना, बस रटने की कोशिश मत करना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आंकड़े, ठीक है, बस एक माइंड सेटअप आप रखना कि हाँ इतना इतना है, ठीक है। वो भी इसमें से आपको कुल ध्यान में नहीं रखना है, राजस्व घाटा ध्यान रखना, राजकोषीय घाटा ध्यान रखना, ठीक है, बस 2-3 चीजें आप ध्यान रख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन क्या है, ठीक, शुरू किया जाएगा, ये तो मैंने आपको बता दिया। और पैसा खर्च होगा, केंद्र सरकार का पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च होगा, ठीक है, तो ये भी चीजें मैंने आपको यहाँ पर लगा दी है कि परिवहन में कितना खर्च होगा, रक्षा में कितना होगा, ठीक है, ये सारी चीज। और जो कुल जो यहाँ पर 2025 जो कुल जो बजट का जो अनुमान यहाँ पर किया गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। चलिए, एमएसएमई के लिए बता दिया है कि यहाँ कैसे कैसे क्या किया जाएगा। सुरक्षा और लघु उद्योगों के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़, अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़, मतलब यहाँ पर 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण यहाँ पर उन्हें दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इसको देख लूंगा, ये 1.5 लाख या फिर अगले 5 वर्षों में, हाँ 1.5 लाख करोड़ है, ठीक है, 1.5 नहीं होगा या फिर 15 लाख करोड़ होगा, यहाँ पर मैं इसे कंफर्म करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर ये कहीं यहाँ पे थोड़ा सा ये क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं आपको स्पष्ट करके मैं आपको वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता दूंगा, ठीक है, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। या फिर अगर आप देखे देखे होंगे तो आप ही पिन कर देना नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो पहले वर्ष में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि 5 साल उसकी 5 लाख कर दिया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था कि विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वर्ष 2047 तक हमारे ऊर्जा परिवर्तन संबंधी प्रयासों के लिए कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास अत्यधिक आवश्यक है। कब तक? 2047 तक। ये याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है 2047, 2025, 2035 ऐसे करके, ठीक है। इस लक्ष्य का हासिल करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय भागीदारी हेतु परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम में संशोधन आवश्यक है। तो टारगेट हमने कब तक रखा है? 2047 तक। कितना का? यहाँ पर 100 गीगावाट कम से कम हमें विकसित करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सर मैम, ठीक है। ये नए विधेयक मतलब जब नेक्स्ट वीक अभी ये लाया जाएगा तब इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। भारत को दुनिया भर में खिलौने का हब बनाया जाएगा। इसके अलावा फूड मैन्युफैक्चरिंग मिशन चलाया जाएगा ताकि हमारे यहाँ फूड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से आगे बढ़े। हम क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। हम बैटरियों और सोलर पैनल्स को बनाने का प्रयास करेंगे। ये हमारी मंत्री जी, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, वो कह रही हैं यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा फिर से कि जो केंद्रीय बजट है वो पहले 1 फरवरी की जगह फरवरी महीने के अंतिम दिन यानी आमतौर पर 28 फरवरी को पेश किया जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने इसमें बदलाव किया और 2017 में यह 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। और वो बजट किसने पेश किए थे? हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जो तब थे वो कौन थे? अरुण जेटली साहब। यहाँ पर आप देख सकते हो इमेजेस में, ठीक है। तो अब जो हमारा बजट है वो 1 फरवरी को पेश किया जाता है, जैसा कि इस बार किया गया है सर एंड मैम, ठीक। तो यहाँ पर वो हमारी जो वित्त मंत्री जो हमारे हैं वो यहाँ पर भाषण देते हुए नजर आ रही हैं, ठीक है, कि जो 12 लाख तक के जो जिनकी इनकम है उन्हें यहाँ पर क्या किया जाएगा, कोई टैक्स उनको देने का यहाँ पर नहीं कहा गया है, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर और मैंने लगा दिया आपके लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट की फॉर निर्मला सीतारमण जी, ये जो बजट उन्होंने पेश किया है वो अब तक का सबसे शॉर्टेस्ट यूनियन बजट है, स्पीच है दोस्तों। स्पीच की बात हो रही है यहाँ पर, सबसे छोटा
जो इस बार भाषण दिया गया है, सबसे छोटे मतलब बहुत कम समय में अपने बातों को यहाँ पर अपने खत्म किया है यहाँ पर वित्त मंत्री जी ने। 2019 में यहाँ पर जब उन्होंने स्पीच दिया था, तो वो जो स्पीच की जो टाइमिंग थी, वो 2 घंटा 15 मिनट तक का था और 2020 में 2 घंटा 42 मिनट और इसी के साथ-साथ 2024 में 1 घंटा 25 मिनट तक का उन्होंने यहाँ पर स्पीच दिया था। लेकिन अभी जो यहाँ पर 2025 में उन्होंने स्पीच दिया है, वो 1 घंटा 14 मिनट का है दोस्तों। लगभग 74 मिनट्स का केवल भाषण है दोस्तों। तो अब तक का सबसे क्या कह सकते हैं शॉर्टेस्ट स्पीच है ये। ठीक है? तो ये भी आप थोड़ा-सा ध्यान में रख सकते हो हवाबाजी करने के लिए अपने फ्रेंडों के सर्कल में दोस्तों। ठीक है? तो आई थिंक ये यहाँ पर हो चुका है। ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें मतलब अच्छी लगी होंगी। मैंने यहाँ पर कोई थ्योरी नहीं लिखाई, मैंने आपको कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीडीएफ इंक्लूड नहीं किया, बट मैंने एक पॉइंट से लेकर के यानी स्टार्टिंग के पॉइंट से लेकर के लास्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है दोस्तों। तो जितने भी मैंने स्कीम्स बताई है, उसे आप लोग जरूर ध्यान में रखना और आगे आने वाले समय में हम लोग स्कीम को डिस्कस करते रहेंगे दोस्तों। ठीक है? तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो दोस्तों, अगर कहीं भी आपको लगे, तो आप प्लीज़ बताना बेझिझक, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इसी के साथ और आप मेरी जो मेरी जो बुक है जो कि आ चुकी है, आईएएस एक संघर्ष गाथा, उसका भी मैं लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से परचेज कर सकते हो। बहुत ही दोस्तों बहुत सारे उसमें कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे कि कैसे क्या होता है। बत्रा के बारे में बताया गया है, ठीक है, मुखर्जी नगर के बारे में बताया गया है, एनसीईआरटी के बारे में बताया गया है, हॉस्टल के बारे में बताया गया है, सारी चीजें आपको मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं फिर। थैंक यू एंड बाय बाय।